फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो इतिहास विषय पर आधारित है, जिसमें हम इतिहास के 20 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि थेरी गाथा उन बहुत थोड़े शेष बचे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से एक है जिसका श्रेय महिलाओं को दिया जाता है। तो यह ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव संप्रदाय या फिर शैव संप्रदाय। थेरी गाथा जो है वो किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर है वो आपका है जो थेरी गाथा जो है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में बताया गया है, जो महिलाओं द्वारा रचित है और जिसका श्रेय महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, और इसे खुद्दक निकाय के भाग के रूप में वर्गीकृत किया गया है और सूत्र पिटक में लघु पुस्तकों का एक संग्रह है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निमतनामा की सचित्र पांडुलिपि भारतीय और फारसी शैलियों का मिश्रण है। इसे क्या कहते हैं? बीरबल की आत्मकथा, गियासुद्दीन खिलजी के समय पाक कला की पुस्तक, या फिर अकबर की जीवनी, या फिर सभी मुगल शासकों का अभिलिखित इतिहास। तो इसका सही आंसर है वह है गियासुद्दीन खिलजी के समय की पाक कला इतिहास से संबंधित यह पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चोल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि राजराज चोल ने गंगई कोड चोल की उपाधि धारण की थी गंगा पर विजय प्राप्त करने के बाद। दूसरा है राजेंद्र चोल प्रथम ने त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को समाप्त कर दिया और बाद में पांड्यों की राजधानी मदुरै पर अपना अधिकार स्थापित किया। और तीसरा है चोल शासकों ने मंदिरों का निर्माण करके इन मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करके इन्हें अपनी विजय को चिन्हित किया था। तो प्रश्न नंबर 3 कूट के आधार पर इसे चयनित करना है कि पहला सही है, केवल 2 3 सही है, या फिर 1 2 3 तीनों सही है, या फिर केवल 1 और 2 सही है। तो उसका सही आंसर है जो है वह है केवल 3। जो तीसरा है वही सही है, बाकी जो हैं दोनों वो गलत हैं। गलत इसलिए है क्योंकि राजराज प्रथम ने दूसरा कथन इसलिए सही नहीं है कि राजराज ने त्रिवेंद्रम की चेर सेना को समाप्त कर दिया था। मतलब कि राजराज ने त्रिवेंद्रम में चेर सेना को समाप्त कर दिया था, ना कि राजेंद्र चोल ने। तो पहला कथन तो इसलिए गलत है। ठीक है, पर दूसरा कथन इसलिए गलत है। और तीसरा कथन और जो पहला कथन जो है इसलिए सही नहीं है क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोट की उपाधि धारण की थी, ना कि राजराज ने, इसलिए पहला कथन गलत है। इसलिए सही आंसर जो है वो केवल 3 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि पहला है उसने ब्राह्मणों को जजिया से भुगतान से छूट प्रदान की थी, और दूसरा है उसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने का प्रयास किया था। कूट के आधार पर चुनना है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। इसका दूसरा कथन पूर्णतः सही है, जबकि पहला कथन गलत है, क्योंकि फिरोज शाह के समय में जजिया एक अलग कर बन गया था और पहले यह भू राजस्व का भाग होता था, और फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों को भी जजिया के भुगतान से छूट देने का इनकार कर दिया था। ठीक है, क्योंकि इसका वर्णन सरिया में नहीं था। ठीक है, इससे पहले क्या था, केवल महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, निर्धनों को ही से छूट दी गई थी जिनके पास आजीविका का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। और दूसरा कथन जो है वो सही है। तो पहला कथन है वो पूर्णतः गलत है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 5 हाल में ही सुर्खियों में रही क्वार जल विद्युत परियोजना तथा रतले जल विद्युत परियोजना का निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है? आपके ऑप्शन है सतलुज, रावी, झेलम या फिर चिनाब। जो इसका सही आंसर है वो आपका है चिनाब नदी।
चिनाब नदी पर ही रतले जल विद्युत परियोजना और कार्ड जल विद्युत परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी है, जो किश्तवाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, और वहीं से चिनाब नदी बहती है, उसी पर ये परियोजनाएं रखी गई हैं। अगला प्रश्न है कि संगम युग के दौरान पांड्य वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथों में पांड्यों का उल्लेख किया है और साथ ही उसने पांड्य समाज पर मात्र सत्तात्मक प्रभाव को भी रेखांकित किया है। और दूसरा है, पांड्य क्षेत्र ने भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया और इसकी राजधानी कावेरी पट्टनम थी। इसका सही आंसर है कूट के आधार पर केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, केवल एक जो है वो सही है और दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि पांड्यों का भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग पर अधिकार था, जिसमें सामान्य तौर पर तमिलनाडु के जिले शामिल थे और इसकी राजधानी कावेरीपट्टनम ना होकर, ठीक है, इनकी राजधानी मदुरै थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन है पट्टडकल का पापनाथ मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर या खजुराहो का लक्ष्मण सेन मंदिर। कूट के आधार पर चुनना है, केवल 1, 2, केवल 3, केवल 1 या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7, इसका सही आंसर है वो आपका है बी, केवल 3। जो नंबर तीसरा जो है मंदिर थी खजुराहो का, यही मंदिर जो है वो विष्णु को समर्पित है। ठीक है, जो पापनाथ जो मंदिर है जो है ये शिव को समर्पित है। यह जो मंदिर है वह शिव को समर्पित है और खजुराहो का जो मंदिर है, ठीक है, वह विष्णु को समर्पित है, जिसे चंदेल शासक धंग ने इसे बनवाया था। चंदेल शासक धंगदेव ने इसे बनवाया था 954 ईस्वी में राजा धंग ने इसे बनवाया था और धंग जो चंदेल वंश के शासक थे, इसलिए इसका तीसरा विकल्प जो है वो सही है। इसका तीसरा विकल्प सही है। और जो पापनाथ मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है और जो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है वह भी शिव को समर्पित है। जो मंदिर है वह शिव को समर्पित है। ठीक है, और तंजावुर के शिव मंदिर को राजा चोल ने इसे पूरा करवाया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि यह एक महत्वपूर्ण गुफा स्थल है जिसमें बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय से संबंधित कई प्रतिमाएं हैं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफी बड़ी हैं, जिसमें 1, 2, 3 मंजिलें हैं। ब्राह्मण धर्म संबंधी या ब्राह्मणिक गुफाओं के कई प्रतिमाएं पाई जाती हैं। कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण की प्रतिमा उनमें से एक है। यह किस गुफा स्थल का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है अजंता, एलोरा, कन्हेरी या फिर जुन्नार। इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एलोरा की गुफाओं का यह वर्णन है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जो एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ठीक है, इसमें बौद्ध, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। यह है कि निम्नलिखित में से कौन से देश आर्कटिक संधि के सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश आर्कटिक संधि के सदस्य हैं। ऑस्ट्रिया, रूस, यूक्रेन और भारत। कूट के आधार पर प्रयोग चयन करना है, केवल 1, 2, 2, 3, 4, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है कि आर्कटिक संधि जो से हैं वो हमारे चारों देश जो हैं वो संबंधित हैं, इसलिए चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन सही हैं। अंटार्कटिका में जो 12 सदस्यों के जो संधि किए गए थे वाशिंगटन में, उसमें इस जो संधि हुई थी अंटार्कटिक संधि जो हुई थी वो 1 दिसंबर 1959 को हुई थी। ठीक है, इसमें अर्जेंटीना,
बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस शामिल हैं और भारत और यूक्रेन भी इसके सदस्य हैं। ठीक है, इस संधि में यह प्रावधान किया गया था संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य इसमें शामिल हो सकता है और अब तक इसमें कुल 54 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि सूफी सिलसिले में जियारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह सूफी संत की बरसी पर उनकी दरगाह पर तीर्थ यात्रा पर जाने की प्रथा को संदर्भित करता है। दूसरा है, यह प्रथा भारत में मुगल शासन के दौरान आरंभ हुई थी। तीसरा है, इस प्रथा का कव्वाली के विकास से सीधा संबंध है। प्रश्न नंबर 10, तो इसका सही जो आंसर है कूट के आधार पर चुनना है, केवल 1 2 1 3 2 और 3 और 1 2 3। तो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 और 3। दूसरा जो कथन है वो इसलिए गलत है क्योंकि उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक है वह दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान था। तो इसलिए जो दूसरा कथन है वो गलत है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत का था जो मुगल काल के पहले ही था। अगला प्रश्न है, चिश्ती सिलसिला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि चिश्ती संत सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने में विश्वास नहीं करते थे, उन्हें राज्य की सेवा को स्वीकार किया था। दूसरा है, चिश्ती सिलसिला की गतिविधियां मुख्य रूप से पंजाब और मुल्तान तक ही थीं। और तीसरा है, हमीद उद दीन नगौरी चिश्ती संप्रदायों के एक प्रसिद्ध संत थे। तो इसका सही जो आंसर है केवल 1 3 1 2 3 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि पहला कथन इसलिए नहीं सही है कि चिश्ती संत जो होते थे वो सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, और वही लोगों से उनकी स्थानीय भाषा हिंदवी में बात किया करते थे। तो पहला कथन इसलिए गलत है। दूसरा इसलिए नहीं है सही क्योंकि चिश्ती सिलसिला जो है उसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी और ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे ऑलमोस्ट 1192 के आसपास पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद आए थे और लाहौर और दिल्ली में कुछ समय रहने के बाद ये अजमेर चले गए। तो अजमेर में पहले से ही अत्यधिक मुस्लिम आबादी निवास करती थी। तो इसलिए कि दूसरा यह कथन गलत है कि पंजाब और मुल्तान तक ही सीमित थी। जो सुहरावर्दी सिलसिला था उसकी जो गतिविधियां थी वो पंजाब और मुल्तान तक सीमित थी, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तीसरा जो है इसलिए नहीं है कि चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली थे जो प्रसिद्ध थे, जबकि हमीद उद दीन नागौरी सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे, इसलिए तीसरा कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि हेपेटाइटिस बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें है, यह एक जीवाणु जनित रोग है। यह यकृत में होने वाला एक ऐसा संक्रमण है जिससे पीलिया हो सकता है और वर्तमान में इस रोग के उपचार के लिए कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। इसका सही आंसर है 1 और 2, केवल 2 या केवल 3 या फिर 1 2 3। इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन कि यह यकृत में होने वाला संक्रमण है जिसमें पीलिया भी हो सकता है। पहला कथन जो इसलिए सही नहीं है क्योंकि इस विषाणु का प्रसार रक्त, वीर या शरीर के अन्य द्रव पदार्थों से होता है, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। ठीक है, दूसरा कथन इसलिए सही है कि हेपेटाइटिस बी के सामान्य लक्षणों में पीलिया, बुखार और थकान, उल्टी, भूख ना लगना, जोड़ या पेट में होने वाला दर्द है, इसलिए दूसरा कथन सही है। और तीसरा है कि टीकाकरण के माध्यम से इसके रोकथाम या बचाव किया जा सकता है, इसलिए तीसरा कथन जो है वो गलत है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सिंधु घाटी के नगर हैं और दूसरा किस नदी पर स्थित है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या कालीबंगा जो हैं उनके सामने नदियां दी हैं, तो कौन सा शहर किस नदी पर स्थित है? तो जो बी ऑप्शन जो है केवल 1, केवल 2 और 2 और 3 और 1 2 3, तो कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 और 2 जो हैं वो सही सुमेलित है। 1 और 3 जो हैं 1 और 2 जो हैं वो सही सुमेलित हैं। तीसरा जो है कालीबंगा,
कालीबंगा गलत है, क्योंकि कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे था, ना कि ब्यास नदी के किनारे था। ये जो था ये घग्गर नदी के किनारे था, ना कि ब्यास नदी के किनारे था, इसलिए तीसरा युग्म जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि वर्धन राजवंश के हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान पुष्यभीत राजवंश या वर्धन राजवंश का संस्थापक था। दूसरा है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तीसरा है उसने चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया और अपने राज्य का विस्तार नर्मदा के पार दक्षिण तक किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही है। केवल दो तीन या केवल 1 3 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फाहियान चीनी यात्री फाहियान है वो हर्षवर्धन के समय, फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था, इसलिए दूसरा कथन गलत है। ठीक है, और राजा चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय को हर्षवर्धन ने नहीं हराया था, हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने हराया था, इसलिए दूसरा कथन गलत है। और पुष्यभीत या वर्धन वंश के संस्थापक जो थे वो प्रभाकर वर्धन थे। ठीक है, प्रभाकर वर्धन थे, इसलिए पहला कथन जो था वो भी गलत है, इसलिए इसका तीनों कथन गलत थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि बहमनी राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह एक अच्छा सुलेखक और कवि था और प्रायः आशुभाषण छंदों की रचना करता था। दूसरा है यह विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय प्रथम के समकालीन था। और तीसरा है इसने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका सही आंसर है कि यह किस व्यक्तित्व का उल्लेख किया जा रहा है। ऑप्शन है महमूद गवां, फिरोज शाह बहमनी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या फिर अहमद शाह प्रथम। तो इसका सही जो आंसर है वो है फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी जिसका जो शासनकाल था 1397 से 1422 तक इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दो अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा किस संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन है बौद्ध, जैन, आजीवक या फिर वैष्णव। इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वो है आपका बी ऑप्शन, जैन या जैन ग्रंथ से संबंधित है। अगला प्रश्न है मौर्य युग में या मौर्य युग के संदर्भ में सन्निधाता शब्द किसका अर्थ क्या था। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन का सर्वोच्च प्रभारी या कार्यकारी अधिकारी। दूसरा राज्य कोषागार एवं भंडार गृह का प्रमुख संरक्षक। तीसरा है न्याय प्रशासन के लिए सर्वोच्च प्रभारी अधिकारी या फिर डी जिले का मुखिया। इसका सही आंसर है वो आपका है राज्य कोषागार, बी ऑप्शन, राज्य कोषागार और भंडार गृह के प्रमुख संरक्षक को सन्निधाता कहते थे। अगला प्रश्न है जब्ती और दहसाला व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि दहसाला व्यवस्था के तहत विभिन्न फसलों की औसत उपज के साथ साथ पिछले 10 वर्षों की औसत कीमतों की भी गणना की जाती थी। दूसरा है दहसाला व्यवस्था जब्ती व्यवस्था का उन्नत स्वरूप थी। तीसरा है जब्ती व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 3 या फिर 1 2 3। इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, केवल दूसरा, सॉरी इसका डी ऑप्शन सही है कि इसे तीनों जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आज का आखिरी प्रश्न है, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन है कपिल, जैमिनी, चारवाक या फिर व्यास। कि लोकायत दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे। कपिल, जैमिनी, चारवाक या फिर व्यास। इसका सही आंसर है लोकायत दर्शन के जो प्रमुख प्रतिपादक थे वो चारवाक थे, मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, भौतिकवादी दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक चारवाक थे।
जिसका और इनके दर्शन को लोकायत के नाम से जानते थे, जिसका अर्थ होता है आम लोगों से प्राप्त विचार। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, बौद्ध धर्म शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को मान्यता देता है। दूसरा है, मान्यता नहीं देता है। दूसरा है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। तीसरा है, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति परम लक्ष्य है। और चौथा है डी, कि बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी, कि बौद्ध धर्म जो है वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानता है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 इतिहास के प्रश्न।